नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्ट न्यूज लाइव सैयद नजीर के साथ। वैसे तो 2024 का लोकसभा चुनाव में अभी करीब 400 दिन बचे हैं, लेकिन अभी से बीजेपी कमर कस रही है। क्या इस बार पीएम मोदी नया इतिहास रचेंगे? क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ मसूद हाशमी साहब। हाशमी साहब, बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी अब तीसरी बार 2024 नज़दीक है, चुनाव सामने है आ रहा है। हालांकि अभी से बीजेपी कमर कस रही है, लेकिन बड़ी चुनौती है पीएम मोदी के लिए कि क्या वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नज़ीर भाई, आप तो मतलब मीडिया पर्सन हैं, तो आपको तो ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि मोदी जी क्वालिफाई ही नहीं करते प्रधानमंत्री बनने के लिए, एलिजिबल ही नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? बिल्कुल सवाल है, क्यों? क्यों? क्योंकि जो मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, जो पार्टी के बाकी जो बुजुर्ग नेता थे, उनके लिए एक क्राइटेरिया सेट किया, उनकी एज का क्राइटेरिया सेट किया उसने कि 70 साल के बाद किसी को कैबिनेट में नहीं लेंगे, 75 साल के बाद सबको घर बैठना होगा, मार्गदर्शक बनेंगे। तो मोदी जी भी अब 75 साल के होने वाले हैं, तो मार्गदर्शन देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते मोदी जी, और अगर बनेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो आपने कानून दूसरे लोगों के लिए बनाया है, अपने सीनियर्स के लिए बनाया है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम नहीं बनने देंगे जी मोदी जी को प्रधानमंत्री। लेकिन नियम बदले भी जा सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस के तहत पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, ये तो फिर बात ये हो गई ना कि जो हम गांव के चौधरी हैं, जो हम कहेंगे वो होगा। कि बात है तुम्हारी सरपंचों की, बिल्कुल ठीक, लेकिन नाला यहीं से गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। हम नाला गिरने नहीं देंगे। हम मोदी जी को जितनी बर्बादी करनी थी, मोदी जी को जितना सब कुछ बेचना था, वो उन्होंने बेच दिया। अब बाकी जो चीजें बची हैं, वो 400 दिन बहुत है बेचने के लिए। बाकी को भी वो सौदा कर लेंगे। कुछ के सौदे चल रहे हैं, कुछ के मामले हो रहे हैं, और जो उनके दोस्त थे वो अपने खा पी के मस्त हो चुके। थोड़े दिन में अभी अडानी जी यहां से भाग जाएंगे। तो मोदी जी ने पहले कह दिया था, भाई हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे। तो मोदी जी का झोला तैयार हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं। क्या वाकई झोला उठा के चलने की तैयारी है, या अभी पीएम मोदी रहेंगे 2024 में? क्योंकि जो 2014 से सिलसिला शुरू हुआ था, और 2019 में भी अमित शाह कह चुके थे कि अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो अगले 50 साल तक चुनाव कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े नजर आते हैं। अमित शाह जी सब जानते हैं, मैं अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, इस वजह से उनसे डरना, मतलब उनकी इज्जत नहीं, उनसे डरना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी के घर पे भी कुछ भी भेज देते हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है कि एक तड़ी पार को चीफ मिनिस्टर बना दिया, और अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा है, वो अपने लिए सोच रहा है। लेकिन अमित शाह जी, अभी भारतवासियों की बुद्धि जो है भ्रष्ट नहीं हुई कि आप जैसे करप्ट आदमी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो अपने लिए ये ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जितना काम था, जितना उनको बर्बाद करना था, वो कर चुके, और वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। नजीर भाई, मैं आपको बताऊं कि जब से भारत आजाद हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला भारत की तारीख का क्या है? सबसे बड़ा घोटाला है डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 को याद रखिए आप। अब आप कहेंगे कि कैसे? अगर मोदी जी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जितने भी इससे पहले प्रधानमंत्री आए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को भी वो शामिल कर लेते हैं, अब वो बाद में कहेंगे नहीं, लेकिन वो उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। जितने भी प्रधानमंत्री आए और जितनी भी सरकारें आई, वो सब चोर थी। सारे चीफ मिनिस्टर हर स्टेट के चोर थे उनके हिसाब से, जहां पर भी वो जाते हैं। लेकिन 2 चुनाव तो निपट गया। अब 2024 के लिए पिटारे में क्या है पीएम मोदी? कैसे जनता के बीच कैसे जाएंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूं, किन वादों के साथ जाएंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूं। अगर इन्होंने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया होता, ये 2019 में भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि इन्होंने सारी पार्टियों को और जितने भी नेता थे उन सबका पैसा समेट के अपनी तिजोरी में रख लिया। और जब करेंसी वो वैलिड नहीं है, वो रद्दी हो गई, तो या तो आप ये माने कि उनके पास पैसा नहीं था। अगर उनके पास पैसा नहीं था तो वो चोर नहीं थे, और अगर वो चोर थे तो उनके पास पैसा था, और जब उनके पास पैसा था तो वो आपने डीमोनेटाइजेशन में अपने कमरों में बुला के रखवा लिया उस पैसे को। अब आपने उनकी बांधी हैं किस्तें। अब आप किससे दे रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, लालू प्रसाद को, इन सब लोगों को आप, नीतीश कुमार को, इन सब लोगों को आप किस्तें दे रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं खबरदार, स्टेट तो तुम्हारे पास रहेगी लेकिन लोकसभा में हम रहेंगे। ये इन्होंने जो करप्शन फैलाया है, जो फंडा है, ये एक ना एक दिन जरूर बाहर आएगा, और इसमें सब लोग मजबूर हैं और सब लोग शामिल हैं, ये मेरा दावा है नजीर भाई। लेकिन क्या 2024 चुनौती है पीएम मोदी के लिए, बीजेपी के लिए?
क्या एक बार फिर से ताजपोशी होगी पीएम मोदी की? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। एक तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि उनको अखलाकन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर वो फिर भी बेगैरत बन के आ जाते हैं तो हमारे भारत की जनता जो कि आप एक चीज का नाम बता दिए कि जिसमें भारत खुशहाली में हो। हम बेरोजगारी के अंदर सबसे आगे चल रहे हैं, जीडीपी हमारी रोज बरोज गिरती चली जा रही है, हमारे बैंक पैसा जमा करवाओ तो पैसा काट रहे हैं, पैसा निकालो तो पैसा काट रहे हैं। मतलब हर तरह से सरकार ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। टैक्स देने वाला इस वजह से परेशान है कि उसको 10 जगह टैक्स देने पड़ते हैं, और गरीब आदमी इस वजह से परेशान है कि वो अपना रोजमर्रा की रोटी अगर वो किसी तरह से कमाना चाहता है तो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा। ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो मैं हवा में हो। और जो इन्होंने ये 4 साल की जो स्कीम निकाली है, ये एक बहुत भद्दा मजाक है। और आप देखेंगे कि इस अब पहले टेन्योर के पहले 4 साल के बाद, अभी तो 4 साल नहीं हुए, अभी तो पहला बैच चल रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी बेचैनी और कितनी अराजकता फैलेगी। जो लोग ट्रेंड होकर आएंगे हथियार चलाने के लिए, और जब उनके पास रोजगार नहीं होगा तो वो हथियार चलाएंगे। आप उनको बेरोजगार क्रिमिनल बना रहे हैं। आप उनको 4 साल बाद भारत की सड़कों के ऊपर आपको बेरोजगार क्रिमिनल मिलने वाले हैं बहुत। तो इनकी कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है। इन्होंने जो काम भी आज तक किए हैं वो सारे काम बस अंदाजे से किए हैं या अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं। लेकिन इस बार हथकंडे क्या अपनाएंगे? पहले चुनाव में 2014 में कहा अच्छे दिन आएंगे, 2019 में मंदिर का इशू उठाया, लेकिन 2024 में कौन से बड़े मुद्दे होंगे बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जनता के बीच जाने के लिए? अब ये छोटे छोटे बरसाती मेंढक आ गए ना निकल के, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और अब ये जो मासूम लोगों को लिंचिंग के नाम पे या गौ के नाम पे जो मारने की वो शुरू किए, वो ये चाहते हैं। इनके पास मोहब्बत की बात ही नहीं है, इनके पास प्रोग्रेस की बात ही नहीं है, इनके पास तरक्की की बात ही नहीं है, इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है कि दिखाएं कि हमने देखो ये किया, हमने भारत को यहां से यहां पहुंचाया। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नफरत की बात कर सकते हैं, धर्म के नाम पे बांटने की बात कर सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि 80% जो योगी ने नारा दिया था 80 बनाम 20, ये उस 80 बनाम 20 के ऊपर खेलना चाहते हैं। और लेकिन नफरत का अंत होता है। मोहब्बत हमेशा चलती है, जीतती रहती है, लेकिन नफरत का अंत होता है, और ये नफरत का अंत अब आने वाला है। और भारत के जो वोटर्स हैं अब कैसे जो वोट देंगे, मुझे पूरा यकीन है वो ये सोच के देंगे कि हमें झूठे लोगों को, मक्कार लोगों को, नफरत दिलाने वाले लोगों को, भड़काने वाले लोगों को, एक दूसरे के मारने वाले लोगों को, और अपनी जेब भरने वाले लोगों को, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाले लोगों को, भारत का खजाना खाली करने वाले लोगों को, भारत की जो संपत्ति थी उसको बेचने वाले लोगों को यहां से खदेड़ना है और उनका झोला चेक करना है। झोला जरूर चेक कर लेना, जब ये झोला उठा के जाने लगे तो इनका झोला जरूर चेक करना है हम लोगों को। लेकिन आप नफरत कम करने की बात कर रहे हैं, इस बार बीजेपी ने कुछ अलग चुनाव के लिए रणनीति बनाई है। मुसलमान से 2 चुनाव में दूरी थी, यहाँ तक कि टिकट तक नहीं दिया गया, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने जोड़ो, उनको साथ लाओ, साथ चलें, और इस तरह का कैंपेन बीजेपी चलाने जा रही है। देखिए, इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। इनका कहना कुछ और है और करना कुछ और है। ये मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूं, ये अभी भी मुसलमानों को, इन्होंने पिछले लोकसभा के इलेक्शन में और उससे पिछले लोकसभा के इलेक्शन में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अरे जो नाम के मुसलमान हैं, हमारे नकवी साहब, हमारे शाहनवाज हुसैन साहब, ये तो बेचारे नाम के मुसलमान हैं। आपने इनको भी अपने दरबार में नहीं रखा, इनको भी बाहर बिठा दिया, इनकी कुर्सी, इनका स्टूल बाहर रख दिया बेचारों का। तो ये तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अभी भी ये मुसलमानों को कोई कहीं का टिकट नहीं दे रहा है, और मुसलमानों को, आरएसएस का ख्वाब है कि मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी नहीं देनी, मुसलमानों को सत्ता में भागीदार नहीं बनाना। हाँ, दामाद जरूर बना लेते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात, दामाद जरूर बना लेते हैं कि ले लो, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं देते, घर का बेटा नहीं बनाते, दामाद बनाते हैं। आखिर मजबूरी क्या होगी कि बीजेपी मुसलमानों की तरफ रुख कर रही है, या तो और पार्टियों की तरफ जो रुझान था मुसलमानों का, क्या उसमें कहीं सेंध लगाना है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इनकी गिरगिरी हुई है, आपने देखा होगा कि अभी नूपुर शमर वाले मसले पे जो पूरी अरब कंट्रीज जो हैं वो एक हो गई, तो ये वहाँ पे अपनी छवि सुधारना चाह रहा है। ये चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ से इनको काफ़ी खैरात और भीख मिलती है, और उसको ये कैपिटलाइज करना चाह रहा है कि उस पर अपनी इनकी पकड़ जो है वो बनी रहे। इस वजह से ये सिर्फ भ्रम फैला रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारे यहाँ के भी कुछ लोग
अभी कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, मुसलमानों को बुलाया है, दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान बहुत ढेर सारे आए हैं और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मुसलमानों के ठेकेदार हम हैं। और वो लोग चले गए काम पे, वो लोग काम पर लग गए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मुसलमान जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। वो मुसलमान निकल चुके हैं बाहर मोदी जी की तारीफ़ें करने के लिए और ये बताने के लिए कि भारत में देखो हम कितने मज़े से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उन सब चीज़ों में पर्दा डालने के लिए वो जो ब्रिगेड है, जिसको मैं बहुत बुरा नाम दे सकता हूं लेकिन नहीं दूंगा, चलो मैं उनकी इतनी इज्जत कर लेता हूं, वो लोग निकल चुके हैं। लेकिन बीजेपी मुसलमानों पे डोरे डाल रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या होगा फिर, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का तो काम रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी बहुत हमारे हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत काबिल पढ़े लिखे आदमी है और पढ़ा लिखा आदमी अगर करप्ट हो जाए तो बड़ा मसला होता है, बड़ा नुकसान होता है। असदुद्दीन ओवैसी का आप इनके उठा के इतिहास देख लीजिए, आप इनकी फैमिली का, इन लोगों ने काम ही सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लिए किया है, ये करते रहेंगे। और आप देख लीजिए जहां जाते हैं कहते हैं इलेक्शन लड़ना हमारा हक नहीं है। अरे भाई, इलेक्शन लड़ने के कुछ फार्मूले भी तो होते हैं, आदमी जीतने के लिए लड़ता है या हारने के लिए लड़ता है? ये तो हमेशा हारने और हरवाने के लिए लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते नहीं। बात क्लियर है कि किसके लिए, किसको जितवाना चाह रहे हैं? खुद तो हारने के लिए लड़ते हैं या दूसरे कैंडिडेट को हरवाने के लिए कि उसको हरवाऊंगा, मैं लालू प्रसाद को हरवाऊंगा, मैं तो अखिलेश को हरवाऊंगा, मैं तो मायावती हूँ। ये सिर्फ हरवाने वाले लोग हैं। ममता बनर्जी को हरवाने के लिए गए थे, लेकिन जहां का मुसलमान समझदार है वहां इनकी नहीं चलती। लेकिन अभी टाइम है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी और फोरकास्ट करना भी कि 2024 की तस्वीर क्या रहने वाली है। देखिए, 2024 में मुझे पूरी आशा थी कि गड़बड़ी होगी। कई लोग निकल के भाग गए। ममता जी ने कह दिया कि हम इलेक्शन अलग लड़ेंगे, इधर नीतीश भी भागने के लिए तैयार हैं, अखिलेश तो आपको सबको मालूम है, मायावती का कोई भरोसा नहीं है। मायावती का तो इतना पैसा लेके मोदी जी ने अपने पास रख लिया कि वो बेचारी हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, मोदी जी दे दो, मोदी जी दे दो। तो वो इस वजह से अब अकेली कांग्रेस रह गई है, कांग्रेस तनहा नज़र आ रही है। कांग्रेस के साथ अगर ये YRS रेड्डी वगैरह आ गए, TSR आ गई तो, और साउथ के अंदर कुछ कांग्रेस अच्छा कर लेगी, तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा काफ़ी अच्छी सीट्स आएंगी इस वक्त की अपोजिशन की, जो इस वक्त अपोजिशन पार्टी है। अब वो लोग पोस्ट इलेक्शन आपस में मिलते हैं, किसी को PM बनाने पे इनमें राय बनती है नहीं बनती है वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होने वाला है। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में अब लोग रह कितने जाएंगे? आपको आप एक फुल टाइम पॉलिटिशियन बता दीजिए मुझे, भारतीय जनता पार्टी में कितने हैं? आपको भारतीय जनता पार्टी में फुल टाइम पॉलिटिशियंस नजर नहीं आएंगे। ज्यादातर लोग जो है वो बेचारे नाचने गाने वाले या क्रिकेटर या सेलिब्रिटीज, इन्हीं लोगों को उन्होंने बिठा के लोकसभा में बिठा दिया, मंत्रालय में बिठा दिया। और अब आप देखेंगे तो अब राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जी ये मार्गदर्शक बनने वाले हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे जी, कि 2024 के लिए पहले से बीजेपी में परंपरा पहले से प्रोजेक्ट करती है PM कैंडिडेट, CM कैंडिडेट, तो क्या 2024 में PM मोदी चेहरा होंगे, प्रोजेक्ट बीजेपी करेगी कि हाँ जी प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से? देखिए, 2024 के प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। हमें तो चाहिए कि इनमें फूट डालो और राज करो। हम तो योगी को चेहरा बना के लाएंगे प्रधानमंत्री का, क्योंकि योगी जो है वो उससे बड़ा हिंदू अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, मोदी से बड़ा। तो हम तो कहेंगे हाँ, योगी को लेकर आओ, और योगी के साथ बहुत ढेर सारे हिंदू जो फासिज्म वाले हिंदू हैं, राइट विंग वाले, वो साथ में आ जाएंगे योगी के। तो हमें तो मोदी का मुकाबला योगी से करना है। हम तो योगी को प्रोजेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, ताकि उसमें उस तलवार से नरेंद्र मोदी का भी सफाया हो और अमित शाह का भी सफाया हो। चूंकि मोदी का आदमी है अमित शाह चाहेंगे, मोदी चाहेंगे क्या मैं नहीं हूं तो अमित शाह बने, लेकिन हम तो योगी की तलवार निकाल के लाएंगे। हम तो योगी को प्रोजेक्ट करेंगे, और जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और जो नहीं भी आ रहा है, वो अपने अपने घरों के बाहर योगी जी की तस्वीर लगाएं और योगी को प्रोजेक्ट करें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, ताकि इनमें आपस में लड़ाई हो और हमारा भला हो। तो लेकिन अंदर खाने जो RSS है, अंदर खाने कहीं चल रहा है कि योगी को कुछ ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। हाँ, वो तो हम तो सपोर्ट करेंगे ना RSS, हम इसमें इस काम में हम RSS का साथ देंगे। लेकिन लोग, मैं आपको बता दूं, योगी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और यूपी के अलावा दूसरी जगहों में लोग योगी को नहीं चाहते। इधर मामा जी भी तो बैठे हैं 4 दफा के, मतलब वो चीफ मिनिस्टर बने मध्य प्रदेश के, तो मामा जी को
कुछ तो वो लोग भी जो तो हैं, रिटायरमेंट के करीब आ गए। हाँ वो भी रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन अब ये तो देखना है इनकी कथनी करनी कि ये वो 75 साल वाला किस किस के ऊपर अप्लाई होता है। आप जब सत्ता में आए तो आपने कर लिया, और अगर आप दूसरे लोगों अपनी मिसाल पेश नहीं करते तो ये बात साफ हो जाएगी कि अपनी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। तो चलिए दोस्तों, देखने वाली बात होगी 2024 की तस्वीर कैसे होती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के और एक तरह से इतिहास रचेंगे? सबकी नज़र इस पर जरूर रहेगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।